नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। क्या आप जानते हैं कि विदेश नीति की मोर्चे पर भारत एक बहुत बड़े ज्वालामुखी पर बैठा है और आने वाले दिनों में देश को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और कटघरे में ये तीन चेहरे हैं: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। मगर उससे पहले आपको गौर करना पड़ेगा इस चेहरे पर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में वो पहले राष्ट्रपति हो गए हैं जिनके खिलाफ दूसरी बार महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। इससे पहले 2019 में भी उनके खिलाफ डेमोक्रेट्स ने यानी कि विरोधियों ने महाअभियोग प्रस्ताव लाया था और वो निरस्त हो गया था क्योंकि सेनेट में उस वक्त रिपब्लिकन्स का बहुमत था। अब एक बार फिर डेमोक्रेट्स उन्हें घेरने के चक्कर में हैं। हालांकि राष्ट्रपति के उनके सिर्फ 9 दिन बाकी हैं, मगर उससे पहले वो उन्हें इम्पीच करना चाहते हैं, उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाना चाहते हैं। बात यहां नहीं रुकी। ट्रंप अमेरिका के इतिहास में वो पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एक भीड़ को संबोधित किया, उसे भड़काया और फिर वो भीड़, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, अमेरिकी संसद में घुस गई। वहां तोड़फोड़ की, नतीजा कम से कम 6 लोगों की गोली से मौत हो गई, जिसमें एक पुलिस वाला भी मौजूद था। मगर होता क्या है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम ट्रंप के समर्थन में आ जाते हैं। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का मुखिया अमित मालवीय और सांसद तेजस्वी सूर्य, इन दोनों ने ही अपने बयानों में कहा था कि भारत को आगाह हो जाना चाहिए, लोकतंत्र खतरे में है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये क्यों घबराए हुए थे मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए घबराए हुए थे दोस्तों क्योंकि आजाद भारत के इतिहास ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार तंत्र इतना घटिया, इतना अश्लील और इतना वाहियात नहीं रहा है जितना कि बीजेपी का आईटी सेल। क्योंकि इनके 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले गुर्गे पत्रकारों को, महिलाओं को, उदारवादियों को और वो तमाम लोग जो इनसे इत्तेफाक नहीं रखते, उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हैं, बलात्कार की धमकियां देते हैं और न जाने क्या क्या कहते हैं। ठीक है, अब ये लोग उतरे हैं ट्रंप के समर्थन में। ट्रंप के समर्थक भी बिल्कुल वैसे ही हैं। बात यहां नहीं रुकती है। आखिर क्यों बीजेपी ट्रंप के समर्थन में? बीजेपी ट्रंप के समर्थन में इसलिए है क्योंकि पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है और वहां की जमीन पर खड़े होकर खुलेआम यह बात कहता है जो मोदी जी ने कही थी। सुनिए। अब की बार ट्रंप सरकार, यानी कि अब की बार ट्रंप सरकार, यानी कि भारत ने पहले ही अपने बहुत से इंटरेस्ट, अपने बहुत से हित वहां पर फंसा के रखे हुए थे ट्रंप के भविष्य के साथ। ट्रंप के भविष्य पर भारतीय जनता पार्टी का सियासी भविष्य भी काफी हद तक जो है वो निर्भर था। अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं और इस पर गौर कीजिएगा। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जैसे ही ट्रंप एक भड़काऊ बयान देते हैं और उनके समर्थक अमेरिकी संसद में हमला कर देते हैं, वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनकी पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ कड़े तेवर अपना लिए हैं और उन्हें धमकाया है कि अब आने वाले दिनों में हम जो आपको चंदा देते हैं, पैसा देते हैं, वो हम खत्म करने वाले हैं या उसमें कटौती लाने वाले हैं। और ये कौन कौन सी बड़ी कंपनियां मैं आपको बताता हूं आपकी स्क्रीन पर। Amazon, जनरल इलेक्ट्रिक, डाउ, AT&T, कॉमकास्ट, वेरिजॉन कम्युनिकेशंस, अमेरिकन एक्सप्रेस, एयरबीएनबी, सिस्को सिस्टम्स, बेस्ट बाय और मास्टरकार्ड। ये तमाम बड़ी कंपनियां, यहां तक कि वहां का मीडिया भी ट्रंप की आलोचना कर रहा है। मगर हमारी यहां भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ बीजेपी क्या कर रही है? वो ट्रंप के समर्थन में है। इससे बड़ी मूर्खता का काम या फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर भारत की निगाह से कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसे अलहदा रखा जा रहा है, जिसे आइसोलेट किया जा रहा है, जहां की बड़ी बड़ी कंपनियां कह रही हैं कि हम आपकी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना बंद कर देंगे, भारत के तमाम महानुभाव जो हैं उसके पक्ष में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने अमेरिका की जमीन पर जाके कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। भारत को बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना होगा। हम इतना बड़ा फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर नहीं कर सकते, हम इतनी बड़ी मूर्खता नहीं कर सकते। आपको यह बात समझना होगा कि आपने बेशक ट्रंप में विश्वास जतलाया सैद्धांतिक कारणों से
क्योंकि जहां तक मुसलमानों की बात है, अश्वेतों की बात है, उदारवादियों की बात है, ट्रंप को भी ऐसा मीडिया पसंद नहीं है जो उससे सवाल करता है। मगर कम से कम ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं। हमारे मान्यवर ने तो पिछले 6 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो वैचारिक तौर पर बीजेपी और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में समानता थी और यही वजह थी कि उन्होंने उनको समर्थन दिया। अब क्या हो रहा है दोस्तों, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बनने वाला है, यानी कि जो बाइडेन। आप जानते हैं कि जब ट्विटर पर से ट्रंप का जो अकाउंट है वो खत्म किया गया था, फेसबुक और इंस्टाग्राम में जब उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर अंकुश लगाई गई थी, तब बीजेपी उनके समर्थन में आ गई थी, या वो 2 नेता जिनका जिक्र मैंने किया वो उनके समर्थन में आ गए थे। अब सवाल यह है कि जब अमेरिका में निजाम बदल रहा है, दुनिया भर की सियासत बदल रही है, क्योंकि देखिए जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश बदलता है ना, तो इसका असर पूरे दुनिया की राजनीति पर पड़ता है। चीन के साथ हमारे संबंध पहले ही खराब हैं। चीन इस दुनिया का दूसरा बड़ा सुपर पावर है और कुछ लोगों का कहना है कि कुछ सालों में शायद ये अमेरिका के आगे भी निकल जाए। चीन के साथ हमारे संबंध खराब, अमेरिका के साथ भी हम अपने संबंध खराब करना चाह रहे हैं। पड़ोस में भी जितने भी हमारे आसपास देश हैं, इस सरकार के अंतर्गत हमारे संबंध उनसे खराब होते जा रहे हैं। इसलिए मैं अपने देशवासियों से, अपनी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हम इतना बड़ा कूटनीतिक आघात, इतनी बड़ी कूटनीतिक आत्महत्या कर सकते हैं? क्या हम देश के सामरिक हितों को इस कदर नुकसान पहुंचा सकते हैं सिर्फ कुछ सक्रिय सियासत के लिए, कुछ स्थानीय सियासत के लिए, जिसे हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? भारत को सोचना पड़ेगा। हमारे सामने एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर दिखाई दे रहा है। विदेश नीति के मोर्चे पर मैं फिर दोहरा दूं, हम लोग एक ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं। भारत को आने वाले दिनों में फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस वक्त जब पूरी दुनिया ट्रंप से मुंह मोड़ रही है, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोग उनसे मुंह मोड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता जो हैं उनके लिए समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका भी अंदाजे बयां बिल्कुल ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी सपोर्टर्स की तरह है। आपको यानी कि बीजेपी के भक्तों को खुद को बदलना होगा। देश आपके लिए खुद को नहीं बदल सकता। देश आपकी सियासत के लिए खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने कार्यक्रम में आपसे कहा, अमेरिका से हम अपने संबंध खराब करने में लगे हुए हैं। चीन से हमारे संबंध खराब हैं ही, जिन्होंने हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया था। उस वक्त से लेकर अब तक हमारे संबंध बद से बदतर होते जा रहे हैं। यह बात अलग है कि हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम अपने मुंह से नहीं लेते हैं। अब हो क्या रहा है दोस्तों, नेपाल जो कि एक हिंदू राष्ट्र है, जी हां, दुनिया भर का एकमात्र हिंदू राष्ट्र इसको कहा जाता था, वो नेपाल वो हमें आंख दिखा रहा है। क्या आप जानते हैं इस शख्स जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, केपी शर्मा ओली, उन्होंने वहां की संसद में एक बयान दिया जो आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा कि 1962 से भारतीय सेना ने हमारे 3 क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है और हाल ही के दिनों में उन तीनों क्षेत्रों को नेपाल ने अपने मानचित्र में शामिल कर लिया था। वो 3 कौन से क्षेत्र हैं? आपकी स्क्रीन पर कालापानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा। अब नेपाल क्या कह रहा है? नेपाल ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में उनके विदेश मंत्री प्रदीप घियावानी, उनकी मुलाकात होने वाली है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से, और केपी शर्मा ओली जो कि प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वहां की संसद को यह बताया है, जो आपकी स्क्रीन पर है, कि हम किसी भी कीमत पर इन 3 क्षेत्रों को हासिल करके ही रहेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 1962, अगर 2 मिनट के लिए मैं मान जाऊं कि नेपाल सही कह रहा है, 1962 को अगर भारतीय सेना ने वहां पर एक फ्रंटियर पोस्ट बनाई तो उसका मकसद क्या था? भारतीय सामरिक हितों की रक्षा, भारत की रक्षा। और भारत और चीन के बीच में जो सीमा है वो एक पुख्ता सीमा नहीं है, यानी कि आपको नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है कम से कम। तो ऐसा क्या हो गया कि अब जाके नेपाल हमको आंख दिखा रहा है? बताइए। अब तक तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हिंदू हृदय सम्राट के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके साथ हमारे संबंध और बेहतर होने चाहिए थे, मगर ऐसा हुआ नहीं। संबंध नेपाल के साथ बद से बदतर हो रहे हैं। वो हमें आंख दिखा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपको याद है
वहां के सैन्य बलों से हमारा संघर्ष हुआ था, जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ऐसा तो नेपाल के साथ कभी नहीं हुआ ना। तो फिर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नेपाल आखिर भारत को आंख क्यों दिखा रहा है? क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए? और आप जानते हैं सबसे चिंताजनक बात क्या है? सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारत को घेरने के लिए, मेरा यह मानना है, और ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारत को घेरने के लिए इन 3 देशों की तिकड़ी बनती जा रही है, नेपाल, पाकिस्तान और चीन। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि संसद में दिए गए बयान में केपी शर्मा ओली ने एक और बात कही, प्रधानमंत्री ओली ने एक और बात कही। उन्होंने कहा आपकी स्क्रीन पर कि चीन के साथ हमारे संबंध बेहतर होते जा रहे हैं, हमारी उनके साथ सड़क भी बन रही है, और चीन के साथ जो हमारे संबंध है इससे पहले इससे बेहतर कभी नहीं हुए हैं। तो एक तरफ ओली ये कहते हैं कि किसी भी कीमत पर हम ये तीनों जगहों को भारत से हासिल करेंगे। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि भारत के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण हैं और हम दोस्ती के माहौल में इन तीनों जगहों को हासिल करेंगे। और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि चीन के साथ हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं, चीन के साथ हमारी सीधी सड़क बन रही है या बन चुकी है। आप इन दोनों चीजों को जोड़ के देखिए दोस्तों, क्या नेपाल के प्रधानमंत्री भारत को धमका रहे हैं? और ऐसा क्या हो गया पिछले 6 सालों में कि नेपाल हमें धमकाने लगा, एक हिंदू राष्ट्र हमें धमकाने लगा? मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा, चीन, नेपाल और पाकिस्तान की तिकड़ी, ये जो घटनाक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री ओली हमें धमका रहे हैं, इसकी जोरदार चर्चा पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान इसे जोरों शोरों से उठा रहा है। दोस्तों, ये मुझे इत्तेफाक नहीं लगता, ये मुझे इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री ओली को चीन ने पूरा एक तरह से बैकिंग दिया हुआ है, पूरा समर्थन मिल रहा है उन्हें इस तरह के बयानात देने के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस मुद्दे को उछाल रहा है लगातार, क्योंकि हुआ ये, कल देर रात मुझे एक नहीं बल्कि पाकिस्तानी न्यूज चैनल से 3 कॉल्स आए और उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। खैर, सिद्धांततः मैं कभी भी किसी पाकिस्तानी न्यूज चैनल में चर्चा ही नहीं करता हूं। मैं तो खैर किसी भी न्यूज चैनल में चर्चा नहीं करता हूं, न्यूज चैनल्स चर्चा के लायक ही नहीं है। मगर फिर मैं सोचने लगा कि पाकिस्तान को क्या मतलब है नेपाल अगर इस तरह के बयानात हमें दे रहा है। हालांकि उसे सीधी धमकी भी नहीं कहा जा सकता, वो बहुत ही हल्की सी धमकी है, जिसे कहते हैं ना सूक्ष्म धमकी। तो आखिर पाकिस्तान इसमें क्यों दिलचस्पी दिखा रहा है? क्या एक तिकड़ी काम कर रही है नेपाल की, पाकिस्तान की और चीन की? इस पर गौर कीजिएगा। देखिए, मैं जो बातें कहता हूं ना, भारतीय हुक्मरानों को पसंद नहीं आती हैं, भारत सरकार को पसंद नहीं आती हैं, मगर जो मैं बात कहता हूं ना, वो देश हित में कहता हूं। जो मैं बात कहता हूं उसका ताल्लुक भारतीय सामरिक हितों के साथ है। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि शख्स एस जयशंकर के मशवरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और वो काम करते हैं जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। वहां पर जाके आप रिपब्लिकन पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति को समर्थन जतला देते हैं, और उसके बाद वो ट्रंप न सिर्फ अपनी पार्टी की नाक कटवाता है बल्कि भारत की भी नाक कटवा देता है जब उनके समर्थक जो हैं वो हमला बोल देते हैं। कहां? संसद में, अमेरिकी संसद में। और अब देखिए, वो नेपाल जो बरसों से हमारा दोस्त रहा है, वो नेपाल और भारत जिसमें सीमा भी नहीं है, वो नेपाल जहां की अर्थव्यवस्था भारत पर निर्भर करती है, वो अब हमें लाल आंख दिखा रहा है। यानी कि हम लोग तो कभी चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाए, मगर अब नेपाल हमें लाल आंख दिखा रहा है। क्या हमें इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए कि हम विदेश नीति के मोर्चे पर खुद को कहां दफन कर रहे हैं? कितना बड़ा नुकसान भारत को होने वाला है। पाकिस्तान से हमारे संबंध खराब, चीन से हमारे संबंध खराब, नेपाल से हमारे संबंध खराब, बांग्लादेश, वहां एक मित्र सरकार है मगर हमारे गृह मंत्री कहते हैं वहां के लोग जो हैं टर्माइट्स जो हैं, दीमक हैं, इस तरह की बातें करते हैं। श्रीलंका से हमारे संबंध खराब, म्यांमार से कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है।
एक आदमी के करिश्मे के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के सियासी फायदे के लिए हम देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दोस्तों, चंद वोट्स के लिए कांग्रेस भी चाहती तो बांग्लादेशियों को गाली दे सकती थी, ठीक है, पाकिस्तान को गाली दे सकती थी आए दिन, चीन के साथ संबंध खराब कर सकती थी चंद वोट्स के लिए, कुछ चुनाव जीतने के लिए। मगर देश हित नाम की चीज होती है। देखिए, हम कांग्रेस की आलोचना कर सकते हैं, मगर कांग्रेस के अंतर्गत कहीं ना कहीं एक दूरदर्शिता थी। और कांग्रेस ही नहीं, वाजपेयी सरकार भी जब थी, उस दौरान भी अमेरिका के साथ हमारे संबंध बेहतर हुए, चीन के साथ हमारे संबंध बहुत बेहतर हुए थे, बहुत बेहतरीन हुए थे चीन के साथ। पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की अटल जी ने कोशिश की थी। यानी कि अगर आप 1998 से 2014 तक देखें, करीब 16 साल विदेश नीति के मोर्चे पर भारत ने ठीक ठाक काम किया। कोई बहुत अच्छा काम नहीं कहा जा सकता, कई जगहों पर उसे झटका लगा, मगर ठीक ठाक काम किया। मगर अब क्या हो रहा है पिछले 6 सालों से? एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जिताने के लिए, एक महान आदमी को और महान बताने के लिए हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की ऐसी तैसी कर रहे हैं। अगर अब भी आपको यह बात नहीं समझ आई तो मैं आपसे यही कहता हूं, इसका इलाज कराइए। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।